स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया आप सभी जानते हैं इंडिया के माइनिंग इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी कंपनी है और कोल इंडिया खुद की जो बिज़नेस है वो धीरे-धीरे करके खुद को डाइवर्सिफ़ाइड भी कर रहा है। जैसे कोल इंडिया का मेन बिज़नेस क्या है? कोल का माइनिंग और कोल का ही बिज़नेस है। अभी वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काम करने के लिए वो तैयारी कर रहा है। अभी इस कंपनीज़ के ऊपर ग्रोथ किस तरीके से हुआ? क्या वो ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा? इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस किया अगर वो दिखा दूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी 1 साल में 130% के आसपास रिटर्न दिया। 3 साल में 50% के आसपास, 5 साल में 23% के आसपास रिटर्न दिया। मगर लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी के ऊपर कुछ खास रिटर्न नहीं है। जो पहले कंपनी का जो रिटर्न था कोविड के पहले, वो एक्चुअली नेगेटिव में था और कोविड के बाद ही इस कंपनी के कुछ पासा पलट चुके हैं, कुछ डेटा चेंजेस हुआ है, जिसके चलते कंपनी रॉकेट की तरफ भागा। क्या सही में कोल इंडिया में इतना ग्रोथ है? क्या सही में कोल इंडिया ठीक-ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है? उसको जानने के लिए कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना होगा। जैसे देखिए लास्ट टिल 2 मंथ लास्ट 12 मंथ में कोल इंडिया का जो सेल्स का ग्रोथ है वो 3% के आसपास है। उसी जगह पे अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ को देखूँ तो लास्ट टिल 2 मंथ में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 17% है। तो आप कहेंगे तो चलो ठीक-ठाक ही है, ठीक नहीं है। क्योंकि जो 3 साल में कंपनी का जो परफॉर्मेंस हुआ था, 5 साल में जो कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ था, उससे भी कंपनी का करंट ईयर में सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कम हो चुके हैं। तो जो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ है, जो कंपनी के ऊपर एक मतलब स्टॉप होने का एक सिचुएशन है। मतलब जो डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग के बारे में बात किया जाए, तो कंपनी की जो जर्नी है, वो थोड़ा-सा अभी अब रुक रुक सकता है। और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। अगर ध्यान से देखेंगे कि कितना माइलस्टोन कंपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो कंपनी का टोटल 2019 से लेकर 20 तक देखिए जो ग्रोथ है, वो 602 मिलियन टन्स के आसपास था। जो प्रोडक्शन था मतलब कोल का जो माइनिंग का प्रोडक्शन था 602 मिलियन टन्स के आसपास था। मगर कोविड के बाद जो मतलब कोविड के जो सेकंड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, सेकंड वेव स्टार्ट हुआ था, उस टाइम जो कंजप्शन था वो कम हो गए थे 596। तो उसके बाद देखिए अचानक कंपनी के ऊपर लगातार उसका ग्रोथ बढ़ते चले गए। 622 2022 में, 2023 में कितना हुआ 3 मिलियन टन्स एंड 2024 में क्या बना 773 मिलियन टन्स। तो जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी क्यों भागते चले गए 2021 के बाद, वो कारण कुछ इस लेवल में है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़े तो उसका सेल्स भी बढ़े, प्रॉफिट भी बढ़े। अगर सेल्स एंड प्रॉफिट के बारे में बात करें आप खुद ही देख सकते हैं, प्रॉफिट का ग्रोथ पहले 13,000, 9,000, 7,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। आज करीबन 30,000 करोड़, 37,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो इतना ग्रोथ लास्ट 5 टू 6 ईयर में ही चेंज होता देखने को मिले। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का निशानी देखने को मिले है। तो क्या फिलहाल के लिए कंपनी फिर से ग्रोथ को कंटिन्यू करेगा? तो उसके लिए सबसे पहले मैं इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। 8% होल्डिंग को 10% कर दिया म्यूचुअल फंड ने और एफएस के पास पहले 9% होल्डिंग था, उसको बेचकर 1% के आसपास स्टेक को उन्होंने बेचा और 8 साढ़े 8% के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे मतलब पॉजिटिव यहाँ पे जर्नी यहाँ पे देखने को मिल मिल चुके हैं और इसी पॉजिटिव जर्नी के बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होने का भी चांसेस है। तो ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो कितना ग्रोथ हो रहा है? चार्ट में अगर देखा जाए, तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से बने, पहले कप बने, उसके बाद एक बार शोल्डर बने, सॉरी हैंडल बने, उसके बाद फिर से एक बार हैंडल बने। तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि सर यहाँ पे तो लंबा सा एक कैंडल बना है, तो इसको आप हैंडल कैसे बोल सकते हैं? देखिए, कोई भी हैंडल का लो अगर कप के लो के ऊपर बन रहा है, तो सोचना उसको हैंडल ही माना जाता है। मान के चलिए एक यहाँ पे एक कप बने और उसके बाद हैंडल उसी के आसपास बने। तो आपको देखना है कि कप का जो लो है, उस लो को टच किया है कि नहीं किया है। अगर टच नहीं किया तो उसको हैंडल माना जाता है। अगर टच कर दिया तो उस पैटर्न्स को यूज़ में कभी नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे पैटर्न्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद फाइनली धीरे-धीरे करके कंपनी ऊपर जा रहा है। तो अगर यहाँ से ऊपर गए तो कितना लेवल तक जा सकते हैं और कितना टारगेट मिल सकते हैं? अगर मैं यहाँ से टॉप लेवल तक देखूँ तो 17% के आसपास टारगेट मिल सकते हैं। तो जब से एंट्री हुआ, तब से लेकर आज
अराउंड आप बोल सकते हैं एक्चुअली एंट्री कुछ इस तरीके से लेवल से हुआ, तो 43 डेज हुआ और 43 डेज में 10% का रिटर्न मिला। तो कोई बात नहीं, अगर मुझे 3 मंथ्स के अंदर अंदर इस कंपनी के जो टोटल प्रॉफिट है वो अराउंड अराउंड कितने मिलने वाला है, करीबन 17% के आसपास। तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर अगर 17% भी प्रॉफिट मिले, 6 मंथ के अंदर भी मिले, तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। देखिए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं कुछ डेटा अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे जेफरीज ने एडजस्टमेंट किया, मतलब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के ऊपर एक डाउनग्रेड का ट्रेड दिया। उन्होंने कहा कि 485 तक इस लेवल तक जा सकते हैं आईजीएल। अभी करंट में कहाँ पे चल रहा है, करंट में चल रहा है 540। तो 485 तक मतलब है कुछ सपोर्ट लेवल के आसपास। सपोर्ट लेवल के आसपास आप बोल सकते हैं। सपोर्ट लेवल का मतलब क्या है, देखिए जिस लेवल को ब्रेक करके कंपनी जर्नी किया, मतलब कंपनी ने एक पैटर्न क्रिएट किया, पहले कप बने, उसके बाद एक अच्छा खासा हैंडल पैटर्न बने, और फिर से यहाँ पे भी एक छोटा सा हैंडल पैटर्न बने जो मैंने मार्किंग नहीं किया, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न बना था। तो तीन 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 मतलब एक कप और दो हैंडल बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट स्ट्रांगली कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं, इसका जो लाइफ टाइम हाई बना है 601 रुपीज़ के आसपास, उसी लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जिस लेवल से, जिस स्ट्रेटजीज के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हाई पोटेंशियल है आगे जर्नी करने का और आगे बढ़ने का। क्यों? क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल तो स्ट्रांग है, क्योंकि फाइनेंशियल में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बार भी कंपनी हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया और हाईएस्टली कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ छोटे मोटे करेक्शन हुआ, फिर भी एक ही रेंज के हिसाब से है, एक ही लेवल्स के हिसाब से है। तो जो ग्रोथ है वो ग्रोथ तो ठीक ठाक हो रहा है। जो लोगों के मन में डाउट था कि सीएनजी खत्म होने वाला है, सीएनजी गैस कंपनी खत्म होने वाला है, सीएनजी बेचने वाला कंपनी खत्म होने वाला है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने सीएनजी के जगह पे इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उसको प्रमोट करना शुरू कर चुके हैं। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि कल ही अगर कोई बोल दे कि पेट्रोल गाड़ी खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो बोलना ही आसान है, मगर बंद होना इतना आसान नहीं है। क्योंकि मार्केट जो प्रोडक्ट को इतने दिन से मतलब लेकर चल रहा है, उस प्रोडक्ट को इतनी आसानी से बॉयकॉट नहीं करेंगे, मतलब इतना आसानी से उसको एग्जिट वहां से नहीं करेंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट का अभी भी अवेलेबिलिटी है। क्योंकि देखिए, आप अगर रास्ते में गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो आपको हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन ईवीज के लिए नहीं मिलेगा। हर हर जगह पे आपको सीएनजी स्टेशन नहीं मिलेगा जहाँ पे आप रिफिलिंग कर सके, मगर आपको हर जगह पे पेट्रोल डीजल पंप मिलेगा। तो जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करके मार्केट में प्रोडक्ट तो बेचेगा ही। तो एक डेटा रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया कि बजाज ऑटो को जब पूछा गया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने वाला सबसे बड़े कंपनी है ओला, क्योंकि ओला के पास मार्केट से सबसे ज़्यादा है। तो आप इतने बड़े कंपनी होने के बाद, बजाज इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? देखिए, उन्होंने कहा कि उनका मैनेजमेंट ने कहा कि मार्केट में अभी तक उतना डिमांड आया नहीं। जिस तरीके से डिमांड आना चाहिए था, उस तरीके से डिमांड इलेक्ट्रिक स्केल लेवल के में आया नहीं। तो इसीलिए, और मार्केट में स्केल लेवल में ना आने के पीछे और भी रीज़न है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन तो है नहीं सब जगह पे। तो लोग स्कूटर लेने में डर रहे हैं। अगर रास्ते में उसका चार्जिंग खत्म हो गया तो, अगर लॉन्ग जर्नी करने के टाइम में वो जा नहीं पाए तो ये एक दिक्कत वाला बात है। तो इसके लिए मार्केट में इसीलिए सीएनजी और पेट्रोल के एक साथ कंबाइन करके एक बाइक, बजाज फ्रीडम करके एक बाइक मार्केट में लॉन्च किया गया। तो कहने का मतलब है कि जो लोग सोच रहे कि सीएनजी गैस खत्म हो जाएगा, सीएनजी कंपनी खत्म हो जाएगा, उसके लिए मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स नेगेटिव है। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या व्यू है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैम्स। देखिए, कैम्स के ऊपर सबसे बड़ी जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कैम्स ऐसे क्या है, इतनी क्या ग्रोथ है, इसके लिए वो लगातार हर टाइम क्वार्टरली रिजल्ट को भी अच्छा करते हैं और हर टाइम कंपनी भागते चले जाते हैं। ऐसा क्या दम है इस कंपनी के ऊपर, जो मैं आपके साथ अब आज शेयर करूंगा। अब दम के बारे में बात करूं, आप खुद जानते हैं कि कैम्स जो है वो एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है, और मार्केट में इसका अलग सा रिप्रेजेंट, मतलब अलग सा एक मोनोपोली भी है। क्योंकि मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल 70% के आसपास मार्केट शेयर म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम यही कंपनी करते हैं। क्यों कर रहा है, इसका ग्रोथ कितना हो रहा है वो देख लीजिए। देखिए, न्यू हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, वो भी कब का,
जनवरी टू मार्च जो क्वार्टर का पिछले क्वार्टर का जो डेटा है, वो बता रहा है कि 175 मिलियन का टोटल ट्रांज़ैक्शन हुआ। अभी देखिए नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल टू जून क्वार्टर्स में वो हाईएस्टली हाई रिकॉर्ड को ब्रेक किया 190.6 मिलियन का टोटल वॉल्यूम हुआ। सोचिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे हो रहा है। और एक बात आपको आपको बता दूँ, न्यू जो एसआईपी रजिस्ट्रेशंस हुआ है, मतलब देखिए लोग आज म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एसआईपी भी कर रहे हैं। तो उस एसआईपी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि टोटल 86% 86.9 लैक्स के आसपास टोटल एसआईपी हुआ था क्वार्टर फोर मतलब जनवरी मार्च तक। अभी अप्रैल टू जून का जो डेटा मतलब क्वार्टरली आया, उस क्वार्टर में देख सकते हैं 93.5 लैक्स टोटल यूजर यहाँ पे एसआईपी कर रहा है। मतलब रजिस्ट्रेशन किस लेवल तक बढ़ रहा है, तो जब इतने लेवल तक हाई ग्रोथ हुआ तो क्या कंपनी खुद को चुप रखेंगे, चुप बैठेंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं ना। तो सारे पॉइंट्स एक ही साथ बता रहा है कि कंपनी में एक ग्रोथ है, कंपनी में एक बिजनेस स्ट्रांग है और कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय कर रहा है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जब-जब ट्रेड मिले तब तक मैं काम भी कर रहा हूँ। कि किस कंपनी के ऊपर जब ट्रेड मिला था यहाँ पे, शोल्डर 2 बार बनने के बाद फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ और उसके बाद टारगेट भी अचीव हुआ और मैं इंतज़ार किया कि फिर से इस हाई लेवल से कोई पैटर्न्स बनेगा। तो उस इंतज़ार में मैं बैठा हुआ हूँ। जब कोई पैटर्न्स बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जो कंपनी शानदार परफॉर्मेंस किया 1 साल में 3180 से लेकर ऑलमोस्ट 4480 तक जर्नी किया और ये जर्नी होने के बाद कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट ने बोनस का अनाउंसमेंट कर चुके हैं और वो भी देखिए 1 के बदले 10,000 कंपनी बोनस देने जा रहा है और वो भी सितंबर कब का 6th ऑफ सितंबर में कंपनी बोनस देने जा रहा है। हर एक के बदले 10 सॉरी हाँ, अरे हर एक के बदले 10,000 मिलेगा इस कंपनी की तरफ से। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, ज़रूर इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए, स्टडी करिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।